एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस एके शर्मा को यूपी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सोमवार को ही एके शर्मा ने लिया है वीआरएस। तो पीएम मोदी के करीबी अधिकारी हैं एके शर्मा। 2001 से लगातार पीएम मोदी के करीबी रहे हैं एके शर्मा। पहले सीएमओ और अब पीएमओ में तैनात हैं एके शर्मा। बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आईएएस एके शर्मा को यूपी में, बड़ी और अहम जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर, सोमवार को ही एके शर्मा ने लिया वीआरएस। पीएम मोदी के करीबी अधिकारी हैं एके शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, 2001 से लगातार पीएम मोदी के साथ रहे हैं एके शर्मा। तो पहले सीएमओ और अब पीएमओ में तैनात हैं एके शर्मा। आईएएस एके शर्मा को यूपी में बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सोमवार को ही एके शर्मा ने लिया है वीआरएस। पीएम मोदी के करीबी अधिकारियों में से एक हैं एके शर्मा। 2001 से लगातार पीएम के करीब रहे हैं एके शर्मा। ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख करेंगे लखनऊ से संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, सोमवार को ही एके शर्मा ने वीआरएस लिया, अब क्या जानकारी मिल रही है? कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है यूपी में? देखिए, बिल्कुल ये एके शर्मा हैं। ये 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अफसर हैं और उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले मूल रूप से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी अफसर जो हम कहें उसमें ये शुमार है। और इन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया था। हालांकि इनका जुलाई 2022 तक का इनकी सर्विस थी, लेकिन उससे पहले वीआरएस के लिए अप्लाई किया था और सोमवार को इनको उस पर सहमति मिल गई, यानी एनओसी इनको मिल गई और ये अब वीआरएस ले चुके हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन्हें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के जो चुनाव होने हैं, बीजेपी विधान परिषद भेज सकती है, यानी एक उम्मीदवार एके शर्मा भी हो सकते हैं। और विधान परिषद जाने के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी भी इनको दी जा सकती है। यूपी में सत्ता के गलियारों में ये चर्चा बेहद आम हो गई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दिए हैं कि एके शर्मा को विधान परिषद बीजेपी भेजने की तैयारी में है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चॉइस है, उनकी पसंद है। और इससे कुछ समय पहले, लवी आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश से जब राज्यसभा जाने की बारी थी तो जफर इस्लाम का नाम अचानक से आया था और सब लोग बिल्कुल चौंक गए थे। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पसंद थे। और अब कहा जा रहा है कि अरविंद कुमार शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, मऊ जिले के, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है और उन्हें अब विधान परिषद भेजने की बीजेपी की तैयारी है। चलिए, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी और अहम खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा अपडेट यहां पर मिल रहा है। ये संभावना है कि पीएम मोदी के करीबी रहे हैं एके शर्मा और अब उन्हें यूपी में बड़ी और अहम जिम्मेदारी विधान परिषद में भेजने की तैयारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी के करीबी अधिकारी थे एके शर्मा, तो बड़ी जिम्मेदारी यूपी में मिल सकती है। तो सोमवार को ही एके शर्मा ने लिया था वीआरएस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम को गोरखपुर पहुंचे, जहां वो बुधवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। कल सीएम योगी गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके में 240 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन भी करेंगे। यह उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री रामगढ़ ताल में घाट प्रवेश द्वार और बुद्ध द्वार का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति के मौके पर गोरक्षपीठ में आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध खिचड़ी मेले में भी शामिल होंगे। खिचड़ी मेले में यूपी, बिहार के अलावा देश के कई हिस्सों से लोग गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने गोरखपुर पहुंचते हैं। तो सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, कल गोरखपुर महोत्सव समापन में शिरकत करेंगे सीएम योगी। तो घाट प्रवेश बुद्ध द्वार का उद्घाटन करेंगे, खिचड़ी मेले में शिरकत करेंगे सीएम। तो 246 फीट ऊंचा तिरंगा भी फहराएंगे सीएम योगी, जो प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज होगा। तो आज से गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी ने गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पहले दिन कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
इस मौके पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव का भव्य मंच स्थानीय कलाकारों को देश और विदेश में ख्याति दिलवाएगा। मैं विज्ञान भवन में अभी सुबह घूम रहा था प्रदर्शनी में, बच्चों ने ऐसे शूज बनाए, एक बच्चे वाराणसी के आए हैं, कि अगर बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान से कोई एंट्री करता है तो शूज के अंदर एक ऐसा सिग्नल है कि इमीडिएटली हमारे सोल्जर को, हमारे सिपाही को पता चल जाएगा कि किसी ने बॉर्डर क्रॉस किया है। ड्रोन कैमरा लोगों ने शुरू किया, जो ड्रोन यहां पर उड़ रहा है, ड्रोन उड़ाओ जरा, ये ड्रोन एक कैमरा उड़ेगा, देखना यहां पे, वहां बच्चों ने स्कूल के बनाया हुआ है। और ये सारी चीजें विज्ञान प्रदर्शनी में मिलेगी आपको। कृषि के लिए नगर विधायक जी ने बताया कि कैसे जैविक खेती और कैसे प्रधानमंत्री यशस्वी, हमारे प्रधानमंत्री जी किसानी, कृषि, खेती को, और मंत्री जी कैसे बढ़ावा देते हैं, पूज्य महाराज जी जैसे। आप लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। वहीं लखनऊ में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। पहली खेप में कोविड वैक्सीन के 12 बॉक्स में 1,40,000 वैक्सीन लखनऊ पहुंची। 1 से 2 दिन में वैक्सीन की और लॉट लखनऊ पहुंचेगी। तो वैक्सीन के एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने वैक्सीन का वेलकम किया। स्वास्थ्य मंत्री ने एयरपोर्ट से स्टेट वेयर हाउस ले जाने वाले ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने ट्रक की पूजा भी की। एयरपोर्ट से सीधे लखनऊ के जगत नारायण रोड स्टेट वेयर हाउस में वैक्सीन को रखा गया। वैक्सीन के लखनऊ पहुंचने पर डीजी परिवार कल्याण डॉक्टर राकेश दुबे ने कहा कि अभी लखनऊ में 1,40,000 वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से आ गई हैं। 20,000 वैक्सीन भारत बायोटेक की आज रात तक आ जाएंगी। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आज रात में गाइडलाइन जारी की जाएगी। कहां कितनी वैक्सीन भेजनी है, इसे लेकर आज रात को आने वाली गाइडलाइन के बाद ही क्लियर होगा। ये आपके स्टेट के कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, उन पर किया जा रहा है और स्टेट के कोल्ड चेन पॉइंट पर ही पहले आ रही है। उसके बाद जिलों पर भी कोल्ड चेन पॉइंट हैं, वहाँ पर रखा जाएगा, वहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा और उनके कोल्ड चेन पॉइंट से ब्लॉक के कोल्ड चेन पॉइंट पर जहाँ वैक्सीन लगना है वहाँ पर। सर, आपने कितना रिसीव कर लिया है, अभी फ्यूचर में कितना आएंगी? आज केवल लखनऊ के लिए आया है। लखनऊ के लिए 1,60,000 डोज आ चुकी हैं और जो हमने रखवा ली हैं यहाँ पर। और पुलिस की संरक्षा में हमारा भी स्टाफ रहेगा, सबकी संरक्षा में ये यहाँ पर रहेंगे। कोविड वैक्सीन की पहली खेप राजधानी लखनऊ पहुंच चुकी है और इस खेप को जो परिवार कल्याण महानिदेशालय उसके पास ही स्थित नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिल्वर जुबली में रखा गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच में। और जो वैक्सीन आई थी कंटेनर से उसको निकालकर स्टोरेज सेंटर में रख दिया गया। ये बाहर आप खाली कंटेनर्स देख सकते हैं पड़े हैं। ये स्टेट वैक्सीन स्टोर है लखनऊ का, जहां से बाकी जगह पर इस वैक्सीन को भेजा जाएगा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। आप देख सकते हैं जो दरवाजे यहाँ के बंद कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी यहाँ पर सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 16 तारीख से कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और फिलहाल जो पहला चरण है उसमें हेल्थ वर्कर्स को कोविड की वैक्सीन दी जानी है। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 9 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं, लेकिन जो पहली खेप की अगर बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की मिलाकर लगभग 1,60,000 डोज कोविड वैक्सीन की लखनऊ में आ रही है और आगे अगले 1 से 2 दिन के अंदर और वैक्सीन आने की बात कही जा रही है। बहरहाल अब शासन जो है इसके हिसाब से अपनी आगे की गाइडलाइंस तैयार कर रहा है और यहाँ से अब वैक्सीन को जो बाकी सेंटर्स है वहाँ पर भेजा जाएगा, अलग अलग ज़िलों में भेजा जाएगा। जो पहली खेप आई है वो लखनऊ मंडल के लिए लाई गई है और वैक्सीन यहाँ पर पहुँचने के बाद में खुद जो परिवार कल्याण महानिदेशालय के डीजी हैं डॉक्टर राकेश दुबे, उन्होंने आकर पूरा जायज़ा लिया और यहाँ पर वैक्सीन एक जो तय टेम्परेचर है उसमें रहे, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था, पूरे बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। अंदर भी सशस्त्र सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। इसके साथ ही इस केंद्र के बाहर भी सशस्त्र पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है जो 24 घंटे इसकी निगरानी करेंगे। सीसीटीवी कैमरों से भी अंदर से इसकी निगरानी की जा रही है। तो कोविड की वैक्सीन आखिरकार आ गई और 16 तारीख से इसे लगाने का महाअभियान भी शुरू हो जाएगा। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मंगलवार को राजधानी पहुंची। फिलहाल लखनऊ मंडल के लिए 1,40,000 वैक्सीन दी गई है। शाम करीब 4 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। खुद स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह वैक्सीन रिसीव करने के लिए मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर वैक्सीन को एयरपोर्ट
से स्टेट वैक्सीन स्टोरेज सेंटर के लिए रवाना किया। इससे पहले मंत्री ने वैक्सीन ले जाने वाले कंटेनर को माला पहनाई और टीका लगाया। जितनी संख्या हम मांग रहे थे उससे तो कम है, क्योंकि मुझे लगता है पूरे देश में भेजा जा रहा है तो प्रोडक्शन उतना नहीं तैयार हो पाएगा। तो 11 लाख जो हमारा अलॉटमेंट है वो इसी 2 दिन के अंदर उनको फेज़ वाइज सभी 18 मंडलों पर स्टोर पर उनको भेजना है। जैसे भी भेजेंगे वो, चाहे यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, चाहे गोरखपुर एयरपोर्ट है या और भी जगह है, वहाँ से हम सप्लाई कर लेंगे। मगर अभी फ़िलहाल खाली 1,60,000 हमारे पास अभी सामने आ रहा है अभी इस समय, और ये 1,60,000 को हम लखनऊ मंडल में अलग अलग तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या नीचे के CHC पर हम भेज देंगे और 16 तारीख को यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अगर सर जो आप लोग की डिमांड है उससे कम अगर आती है तो उस केस में क्या ये इसी मंडल से बाकी जगह आप लोग फिर भेजेंगे? नहीं, इसी मंडल में हम रखेंगे, नहीं बाकी हमको आ जाएगा। हम लोग को जो अलॉटमेंट मिला है 11 लाख का वो आ जाएगा हमको, अगले आज और कल के अंदर आ जाएगा सब। कल आ जाएगा, पर हाँ आ जाएगा उतना। 11 लाख वैक्सीन कल तक पूरी कर ली जाएगी, आ जाएगी सबसे पहले। हाँ, क्योंकि ये केंद्र मंत्रालय के द्वारा कहा गया है, वो आ जाएगा उतना। तो किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उम्मीद थी कि किसान आंदोलन का हल निकलेगा और 48 दिनों से आंदोलन पर बैठे किसान अब अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन शाम को किसानों ने साफ कर दिया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मंजूर नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि वो किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। इससे पहले भी किसानों ने सरकार की कमेटी बनाने की पेशकश को भी ठुकरा दिया था। किसान नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके सदस्य सरकार के पक्ष वाले हैं। किसानों ने कमेटी बनाने को सरकार की शरारत बताया। सरकार कमेटी के जरिए हमारे आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, ऐसा किसानों का कहना है। एक किसान नेता ने तो यह भी कहा कि अगर अदालत कमेटी के सदस्यों को बदल भी दे तब भी वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। वहीं 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों ने साफ कर दिया कि उनकी मंशा संसद या फिर लाल किला जाने की नहीं है। कुछ लोग 26 जनवरी को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि आंदोलन में किसी भी कीमत पर उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, असूली तौर पे हम कमेटी के खिलाफ हैं। कोई भी हो, वजह समझो। ये सरकार का ध्यान हटाने का एक तरीका है, थ्रू कोर्ट ऐसी एक कमेटी बनवा दो। हम कमेटी से लड़ते रहे, ये आंदोलन जो सरकार से प्रेशर है वो खत्म हो जाए, वो नहीं हम करेंगे। और ये कानून रिपील करने के लिए है, हम किसी कमेटी के सामने ये बहस करने के लिए नहीं जाएंगे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर आज फिर जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक अहम कदम उठाते हुए फिलहाल के लिए कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कृषि कानूनों के अमलीकरण पर रोक लगा दी। इसके साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकरी संगठन के नेता अनिल घनवत शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। उसके लिए जो वकील थे वो एक्चुअली यही था उसमें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कह रहे थे कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन हैं, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। लगता है क्या कि एक बड़ा झटका है इस पूरी हियरिंग में, क्योंकि जो हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके।
वहीं वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को लेकर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने विवादित बयान दिया है। संभल में वैक्सीन में सुअर की चर्बी के आरोपों पर किए गए सवाल पर संगीत सोम ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि कुछ मुस्लिम लोग देश के वैज्ञानिकों पर भी भरोसा नहीं करते। अगर उन्हें भरोसा नहीं तो फिर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर वैज्ञानिकों पे भी भरोसा नहीं करते, दुर्भाग्य यही है कि देश के कुछ मुस्लिम देश पर भरोसा नहीं करते, देश के वैज्ञानिक पे भरोसा नहीं करते। हमारी इसी बात की लड़ाई है कि आप अपने देश के वैज्ञानिक पे भरोसा नहीं करते, देश की पुलिस पे भरोसा नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं करते। उनकी आस्था पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में चले जाएं, यहाँ के वैज्ञानिकों पर आस्था और उनकी वैज्ञानिकता पे कोई शक न करे। उधर सोमनाथ भारती के सीएम योगी को लेकर दिए गए बयान पर भी बीजेपी विधायक सोमनाथ भारती ने कहा सोमनाथ भारती और केजरीवाल दोनों की ही बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। देखिए, सोमनाथ भारती जी के बारे में मैं क्या कहूँगा, आपने देखा है वो खुद जेल से कई महीने में आए हैं। हो सकता है जेल में कुछ गुंडे क्रिमिनलों के साथ रह के वो भी गुंडा क्रिमिनल हो गए हैं और वो योगी जी को मारने की बात करते हैं। वो योगी जी का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। भगवान का आशीर्वाद योगी जी के साथ है, भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद योगी जी के साथ है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ पीछे दीवार की तरह खड़े हैं। तो एक बार फिर विवादित बोल। वहीं खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर रायबरेली से। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के बाद अब एक और कांग्रेस के विधायक भाजपा का प्रेम जाग गया है। रायबरेली के गौरीगंज सीट से कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए सीएम योगी को पिता तुल्य बताते हुए कहा कि योगी जी का अपमान करने वालों के साथ यही होना चाहिए जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के साथ सोमवार को हुआ। कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रमुख जितेंद्र सिंह को इस काम के लिए सम्मानित किया और 51,000 रुपए का इनाम दे दिया। इतना ही नहीं, राकेश सिंह ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर भी सवाल खड़े कर दिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को फिर से बढ़ाएंगे आगे। अब खबर मऊ से। मऊ के थाना चिरैया कोट के इलाके में असलपुर गांव में भूतपूर्व प्रधान मुन्ना बागी के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी 112 को आग लगा दी। बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या के बाद लोगों ने किया बवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस की गाड़ी को लगाई आग। गुस्साए लोगों ने 112 गाड़ी को आग लगा दी। इस वक्त की बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे। मऊ से सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल रही है? हत्या के बाद लोगों ने किस तरह से बवाल किया? फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल स्थिति अभी पुलिस के काबू में है और पुलिस जो है इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने के प्रयास में है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मामला 1 साल पहले मुन्ना बागी प्रधान की हत्या एक पंचायत के दौरान हो गई, उनकी कर दी गई थी और गांव के ही कुछ लोगों ने उसमें इस हत्या को अंजाम दिया था, जिसमें ये आरोपी भी थे और संभवतः आरोपी इस समय जेल से छूट कर आया हुआ था। और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, यह उन प्रधान जो अपने उनके चाचा थे, उनके ये मुख्य गवाह थे। ऐसी ये बात सूचना मिल रही है और ये मुख्य गवाह होने के नाते इन्हें बार बार धमकियां भी दी जा रही थी कि आप अपना गवाही वापस ले लीजिए, नहीं तो आपकी भी वही हत्या किया जाएगा जो आपके चाचा का किया गया था। जिसके बाद आज ये घटना लगभग अभी 40 मिनट। जी राहुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।